टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मुगल काल से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। यहाँ पर पूछ रहा है कि आलमगीर आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता था। तो ये जहांगीर को, औरंगजेब को, अकबर को या फिर शाहजहां को। तो प्रश्न क्या है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो आलमगीर कहा जाता हो या फिर उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, वो कौन था। तो ये था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब जो था उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। और आलमगीर का अर्थ क्या होता है। तो आलमगीर का जो अर्थ होता है ये होता है दुनिया का विजेता। क्या होता है? दुनिया का विजेता। तो दुनिया का विजेता अर्थात आलमगीर की उपाधि मुगल बादशाह औरंगजेब ने धारण की थी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, अनारकली का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बीबी का मकबरा। कौन सा? बीबी का मकबरा, जिसे राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। तो इसे ही द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि ये है कहाँ पर। तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। और ये जो मकबरा है वो किसका है। तो दिलरास बानो बेगम का है। दिलरास बानो बेगम जो कि औरंगजेब की पहली पत्नी और मुख्य महारानी थी, उनका मकबरा है, जिसे उनके बेटे आजम शाह ने बनवाया था। उनके बेटे किसने? आजम शाह ने बीबी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया था। और ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम कौन थी? तो ये थी औरंगजेब की पहली पत्नी। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली किस वंश के शासक को हरा करके। तो तुगलक वंश को, खिलजी वंश को, सैयद वंश को या फिर लोदी वंश को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसे बाबर ने हराया था। बाबर ने किसे हरा करके मुगल राजवंश की नींव डाली थी। तो ये लोदी वंश को हरा करके मुगल राजवंश की इसने नींव डाली थी 1526 में। 1526 में इसने लोदी वंश को हराया था। और लोदी वंश का कौन सा शासक था? तो लोदी वंश का जो शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। यहाँ पर कुछ मुगल बादशाह का नाम दिया गया है। तो इसमें से कौन वो मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी और फारसी भाषा में लिखी। तो वो कौन थे? जहांगीर थे, औरंगजेब, बाबर या अकबर। किसने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये थे जहांगीर। जहांगीर मुगल बादशाह थे जिन्होंने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका नाम है तुजुक-ए जहांगीरी। तुजुक-ए जहांगीरी इसका नाम है, या फिर जहांगीरनामा, या फिर इसे जहांगीर नामा भी कहा जा सकता है। तुजुक-ए जहांगीरी या फिर जहांगीरनामा, जो कि जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये कब हुआ? 15 अप्रैल 1528 को।
20 अप्रैल 1527 को, 21 अप्रैल 1529 को या फिर 21 अप्रैल 1526 को? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत में 2 राज्यों को विजित किया गया था और ये 2 राज्य कौन से थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर, अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर। तो औरंगजेब द्वारा जिन 2 राज्यों को विजित किया गया था वो जो 2 राज्य थे ये कौन से थे? तो ये बीजापुर और गोलकुंडा था। कौन सा? बीजापुर और गोलकुंडा, जो कि औरंगजेब के द्वारा विजित किया गया था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? कौन सा नीति? तुलुगमा नीति। तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले किस युद्ध में किया था? घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। किस युद्ध में किया था इसने तुलुगमा नीति का प्रयोग? तो ये इसने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था, यानी कि राजपूतों के किस गृह से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है ये वो स्थापित किया? तो वो कौन से थे? राठौड़ों से, सिसोदिया से, बुंदेलों से या फिर कछवाहों से? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? तो ये कौन सा गृह था? तो ये था कछवाहों से, कछवाहों के द्वारा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये किसने बनवाई थी? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने या फिर शेरशाह सूरी ने? किसने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी जो था इसने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। अब हम लोग देखते हैं कि वैसे तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। लेकिन 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया था। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसे यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड को पक्का करवाया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम क्या था? यानी हमें बताना है कि बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर, जिसे हम लोग बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पिता का नाम क्या था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय। तो इसके पिता का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम जो था ये था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, सिद्दी शबीर का निर्माण करवाया, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया या फिर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया? किसका निर्माण करवाया था अकबर ने? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय की यादगार में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर के द्वारा बहुत सी इमारत, मान लिया कोई इमारत बनवाई गई और उस इमारत में से कौन सी इमारत है जिसका नक्शा जो है ये बौद्ध विहार की तरह है? तो ये जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास। इसमें से कौन है जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये कौन सा है? पंचमहल है।
पंचमहल का जो नक्शा है ये बौद्ध विहार की तरह है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी जो है ये एक महान ऐतिहासिक कृति है और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोज शाह के द्वारा, अब्दुल रशीद के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा या फिर अमीर खुसरो के द्वारा। आईने अकबरी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी ये? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किसे कहा जाता था? शाहजहां को, जहांगीर को, अकबर को या फिर औरंगजेब को? तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसे जिंदा पीर क्यों कहा जाता था, यानी कि औरंगजेब जो है इसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो क्यों इसे जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब अपने खर्चों के लिए राजकोषीय जैसे कि राजकोष पर आश्रित नहीं रहता था। राजकोष पर औरंगजेब आश्रित नहीं रहता था, बल्कि ये अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था और उन्हें ही बेचकर ये अपने खर्चे निकालता था। तो इसी कारण से इसे जिंदा पीर कहा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 5 नवंबर 1556 को। और ये किसके किसके बीच में हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह के बीच, अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगल के बीच। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है ये 1556 को ही, 5 नवंबर 1556 को, और ये अकबर और हेमू के मध्य हुई। अकबर और हेमू के मध्य हुई। मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा, रोशन आरा, अर्जुमंद बानो बेगम या फिर लाडली बेगम? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम जो था ये अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या फिर जहांगीर के द्वारा? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म था ये किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था अकबर ने। अकबर ने इस धर्म को शुरू किया था। और कब शुरू किया था? तो 1582 में शुरू किया था। कब? 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म को शुरू किया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वो क्या थी? तो ये कुंदुज थी, गजनी थी, काबुल थी या फिर कंधार थी? तो इनके बीच झगड़े की जो जड़ थी वो क्या थी? तो झगड़े की जड़ थी क्या? कंधार। क्या थी? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से, बरार से, बीजापुर से या फिर गोलकुंडा से? किस राज्य से ये सहमत थी? तो ये सहमत थी किससे? बरार से। किससे सहमत? अहमदनगर से सहमत थी। ये किससे संबंधित थी? अहमदनगर। यानी कि ये मुस्लिम शासिका जो थी चांद बीबी, तो ये बरार को अकबर को सौंप दिया था। तो ये किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। जवाबीत का संबंध किससे था? जवाबीत का जो संबंध है ये किससे था? तो टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कानून से, राज्य कानून से या फिर मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से? जवाबीत का संबंध किससे था? तो जवाबीत का संबंध यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किससे था। तो ये जो है जवाबीत का संबंध ये किससे था? तो ये राज्य कानून से था। जवाबीत का संबंध राज्य कानून से था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में
मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? जहांगीर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने? किसने इसे प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ करने वाला जो था ये था अकबर। कौन था? अकबर। और अब अगर पूछ दे कि अकबर ने इसे कब प्रारंभ किया था, तो 1575 में। तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले अकबर ने की। और कब की? तो 1575 में की। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था पानीपत के युद्ध में? तो ये तुलुगमा प्रथा थी, अफगानों की आपसी फूट थी, उसकी घुड़सवार सेना थी या फिर उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन जो कि एक महान संगीतज्ञ था, अपने काल में महान संगीतज्ञ था, तो ये किसके दरबार में था? शाहजहां के, बहादुर शाह के, जहांगीर के या फिर अकबर के? तो ये किसके दरबार में था? तो ये था अकबर के दरबार में। तानसेन जो था ये अकबर के दरबार में था। मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, जहां शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? मोहम्मद रंगीला था। मोहम्मद रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? अरबी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी? तो इसकी राजभाषा कौन सी थी? तो ये थी अरबी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? अरबी थी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इब्राहिम लोदी ने, शाहजादा अजीम ने, शेर शाह ने, अजाउद्दीन हुसैन शाह ने? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला कौन था? तो प्रांतीय राजधानी से बनाया था शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं? तो ये कौन था? ये था अकबर। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला जो मुगल सम्राट था ये था अकबर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किस इतिहासकार ने कहा है? तो जे.एन. सरकार ने, ए.एल. श्रीवास्तव ने, वी.ए. स्मिथ ने या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये किसने कहा है? ए.एल. श्रीवास्तव ने। ए.एल. श्रीवास्तव ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। किसे? तो शाहजहां के शासनकाल को। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल राज्य की नींव भारत में किस युद्ध के बाद पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध था। यही मुगल राज्य की इसी में मुगल जो राज्य है इसकी नींव पड़ी थी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था।
अब देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थली के नाम अंकित है। तो हुमायूं के द्वारा 4 जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे उसको तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करना है और युद्ध स्थलों के नाम अंकित है और इसमें क्या है, युद्ध स्थल का नाम दिया गया है। तो ये कौन कौन सा है, सरहिंद, दीरा, चौसा, कन्नौज या फिर बिलग्राम। दौरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज या बिलग्राम। चौसा, दौरा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। तो इनमें से क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो चौसा का युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 जून 1539 को। अब इसके आगे देखेंगे दौरा का युद्ध, यानी कि दौरा का मतलब हुआ यहाँ पे क्या चीज़ कि देवरा का युद्ध। तो देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1531 में। देवरा का युद्ध कब हुआ, 1531 में हुआ। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध कब हुआ। कन्नौज या फिर बिलग्राम का जो युद्ध है ये कब हुआ, तो ये हुआ 1540 में। और इसके बाद है सरहिंद का युद्ध कब हुआ, तो सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। यानी मुगल चित्रकारी जो है ये किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, अपनी पराकाष्ठा पर थी। तो जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में या फिर अकबर के शासनकाल में। तो मुगल चित्रकारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी या फिर अपने पराकाष्ठा पर थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, अकबर ने बनवाया या फिर नूरजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया। और इसका निर्माण कार्य जो है ये 10 वर्षों में पूरा हुआ था। 1638 से लेकर के 1648 के बीच में इसे बनाया गया। 10 वर्षों के समय अंतराल में ये बन कर के तैयार हुआ था। और दिल्ली का जो लाल किला है ये अपने विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी थी। अकबर की जीवनी इनमें से किसने लिखी थी, अब्दुल नबी खान ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने या फिर फैजी ने। तो अकबर की जीवनी किसने लिखी थी, तो अकबर की जीवनी लिखने वाला था अबुल फजल। कौन था, अबुल फजल था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अबुल फजल ने अकबर की जो जीवनी लिखी थी वो किस नाम से लिखी थी, तो ये क्या हो जाएगा, अकबर नामा। उसने अकबर नामा के नाम से अकबर की जीवनी लिखी। और अकबर नामा जो है ये किस भाषा में, तो फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया था तो उस जिहाद का अर्थ क्या है, पवित्र युद्ध, जजिया, दार उल हर्ब, दार उल इस्लाम। तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो ये होगा दारुल इस्लाम, दार उल इस्लाम। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है, तो प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व। तो शेर शाह के महानता का घोतक की अगर हम बात करें तो ये प्रशासनिक सुधार होगा। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो ये पड़ोसी पर तुर्की संग्रह है, बाबरनामा है, मुबायिन है या फिर दीवान है। तो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न हमारा क्या है कि मसनबी, मसनबी का अर्थ क्या होता है, मसनबी का अर्थ होगा ग्रंथ। मसनबी का अर्थ क्या होगा, ग्रंथ।
जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मुबाइन। क्या है? मुबाइन नाम है। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा किसने लिखा? जहां आरा बेगम ने, रोशन आरा बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, या फिर मुमताज महल ने। हुमायूं नामा जो है ये किसने लिखा? तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। और गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की क्या थी? बहन थी। हुमायूं की क्या थी? ये बहन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसे वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? तो ये अकबर द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था, या फिर शाह आलम द्वितीय था। ये कौन था? तो ये जो था शाह आलम द्वितीय था। ये दिल्ली में नहीं आया। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ये किस नाम से जाना जाता है? तो अकबरनामा, सकीनत उत औलिया, इकबालनामा, रज्मनामा। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है जो कि अकबर के समय में किया गया था, तो इसका नाम होगा रज्मनामा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? यानी कि इनमें से कौन सा वो सुल्तान है जिसने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और उसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि को अपनाया? तो वो कौन था? शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। इनमें से कौन था जिसने कि क्या किया कि पहले हजरत आला की उपाधि और उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की? तो ये था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। और यही लोदी वंश का संस्थापक भी है। ये क्या है? ये संस्थापक भी है। किस वंश का? तो लोदी वंश का ये संस्थापक भी है। किस मुगल सम्राट ने सैयद बंधुओं यानी सैयद भाइयों को गिराया? सैयद भाइयों या फिर सैयद बंधुओं को किस मुगल सम्राट ने गिराया? तो ये शाहजहां द्वितीय थे, मोहम्मद शाह ने, बहादुर शाह ने, रफीउद्दौला ने। तो सैयद भाइयों को गिराने वाले या फिर सैयद बंधुओं को गिराने वाले कौन थे? तो ये मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। इतिहास में इन सैयद भाइयों को यानी कि इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? क्या नाम है? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है ये किसके द्वारा किया गया? तो मीर सैयद अली, अबुल हसन, अबुल समद, मंसूर। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इनमें से कौन है जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट इनमें कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। जिन्हें बहादुर शाह क्या? जफर भी कहते हैं। इन्हें जफर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जफर के नाम से क्या किया करते थे? शायरी किया करते थे। तो इसलिए इन्हें बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। मदद ए माश जो है वो इंगित करता है, वो क्या इंगित करता है? तो सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर, चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। तो मुगल प्रशासन में मगध ए माश इंगित करता है। तो ये किसको इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त
अनुदान भूमि को, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को ये इंगित करता है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? जय सिंह, बिहारी मल, बीरबल या फिर टोडरमल? कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधार के लिए अकबर के शासनकाल में टोडरमल उत्तरदायी था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी था, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था, सेना अधिकारी था या फिर विदेश विभाग का प्रमुख था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? तो मुहत्सिब यहाँ पर कौन था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। मुहत्सिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनवाया गया था या फिर पूजा गृह जो बनवाया गया था उसका क्या नाम था? तो इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवान ए खास, दीवान ए आम। तो इसका क्या नाम था? तो जो उपासना भवन बनवाया गया था या फिर पूजा गृह बनवाया गया था अकबर के द्वारा उसका नाम था इबादत खाना। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? यानी किस मुगल बादशाह के बारे में लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर के ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये हुमायूं के लिए उसने कहा, शाहजहां के लिए कहा, बाबर के लिए कहा या फिर अकबर के लिए कहा? किसके लिए कहा उसने? तो ऐसा उसने हुमायूं के लिए कहा। हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही इसके जीवन का अंत हुआ। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा जो है ये किसके शासनकाल में, ये संगीतज्ञ जो थे ये सुविख्यात थे? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या फिर बहादुर शाह द्वितीय या जफर? तो ये किसके समय में सुप्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे किसके समय में? अकबर के शासनकाल में ये सुप्रसिद्ध थे। कौन? तानसेन और बैजू बावरा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई? अकबर की, जहांगीर की, बाबर की या फिर हुमायूं की? किसकी मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिर के? तो ये हो गई हुमायूं की मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास जो थे ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन के, अकबर के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या फिर वाजिद अली शाह के? तो रामचरितमानस के जो लेखक है तुलसीदास ये संबंधित थे अकबर के शासनकाल से। किससे? अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। जैसे कि तुलसीदास ने, जैसे कि किसने? तुलसीदास ने कब? तो 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। कहाँ पर? तो अयोध्या में। 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस लिखना शुरू किया और उस दौरान पूरे भारतवर्ष में यानी कि 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक के बीच का जो समय है ये अकबर का शासनकाल का समय है, अकबर के शासनकाल का समय है। तो इस कारण से तुलसीदास जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? यानी मुगल साम्राज्य की जो पुनः स्थापना हुई तो वो हुमायूं को किस युद्ध में विजय मिली जिसके कारण मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई? तो ये मंदसौर का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर दौरा या दौराहा या फिर देवराह का युद्ध होगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को विजय प्राप्त हुई जिसके कारण मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया।
किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो जिहाद जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया? ठीक है। और तमगा नामक कर को इसी समय में उसने हटा दिया था और इस युद्ध को जीतने के बाद उसने गाजी अर्थात धर्म योद्धा की उपाधि भी धारण की थी। तो ये कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? खानवा का युद्ध। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना जो है ये हुमायूं ने कब की? 1565 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, या फिर 1555-56 ईस्वी में? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 1555-56 ईस्वी में। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में, अरबी में, फारसी में, उर्दू में? किस भाषा में लिखी? तो उसने ये किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य जो है वो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या फिर औरंगजेब के शासनकाल में? किसके शासनकाल में जो है दक्षिण के तमिल राज्य क्षेत्र तक जो है वो मुगलों का शासन फैला हुआ था? तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों का जो साम्राज्य है वो दक्षिण तक फैला था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो था ये मूल रूप से कहाँ का शासक था? तक्षशिला का, पंजाब का, फरगना का, या फिर कंधार का? ये कहाँ का शासक था? तो ये शासक था फरगना का। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? वो कौन सा मुगल बादशाह था जो कि पहले अंग्रेजों का कैदी बन करके रहा और बाद में मराठों के द्वारा उसे पेंशन दिया जाता था और उसने उसी पेंशन पर अपना जीवन गुजारा? तो वो कौन था? आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय? ठीक है, कौन था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कौन था। तो ये था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है ये पहले अंग्रेजों के कैद में था और उसके बाद जीवन पर्यंत इसने मराठों से पेंशन लेकर के अपने जीवन को यापन किया। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? यानी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था और इससे आमंत्रित करने वाले में कौन थे जो कि शामिल नहीं थे? तो मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी? तो कौन था जिसने बाबर को निमंत्रण नहीं दिया था? तो इसमें मेवाड़ का शासक राणा सांगा, तो इसने बाबर को आमंत्रण दिया था। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इसने भी न्योता दिया था। और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी था, इसने भी न्योता दिया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है इसने बाबर को निमंत्रण नहीं दिया था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा स्थापना की। ठीक है, तो किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो 1750 को, 1799 को,
1650 को या फिर 1699 को। तो इसमें हो जाएगा सही जवाब हमारा क्या चीज़, तो सही जवाब होगा 1699। 1699 यानी 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध जो था वो कौन सा था, तो चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर खानवा का युद्ध, कौन सा था। तो इसमें क्या होगा, खानवा का युद्ध होगा कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध जो था वो कौन सा था, खानवा का युद्ध था। तो खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 मार्च। कब हुआ था ये, 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था और ये बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था, तो ये पुरंदर की संधि के द्वारा, तोरण की संधि के द्वारा, चित्तौड़ की संधि के द्वारा या फिर पुणे की संधि के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, पुरंदर की संधि के द्वारा। क्या होगा, पुरंदर की संधि के द्वारा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित, तो किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो ये हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो वो कौन था जिसने की अपनी राजधानी, वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने की अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो ये था शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। जजिया नामक कर को किस मुगल बादशाह ने पुनः लगाया, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया, तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था, अबुल फजल, बैरम खां, हेमू या फिर फैजी। तो अकबर के युवा अवस्था में उसका जो संरक्षक था वो था बैरम खां। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। शाहजहां ने मोती मस्जिद जो है वो किस शहर में बनवाई थी, आगरा में, अमरकोट में, दिल्ली में या फिर जयपुर में। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाई थी, तो ये बनवाई थी आगरा में। कहाँ बनवाई थी, आगरा में बनवाई थी। और ये इसने आगरा के किले के परिसर में ही बनवाई थी। यानी शाहजहां ने मोती मस्जिद को आगरा में बनवाया तो था, लेकिन आगरा का जो किला है उस किले के परिसर में ही इसने मोती मस्जिद को बनवाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी, तो दिल्ली पर, कन्नौज पर, लाहौर पर या फिर करनाल पर। कहाँ पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो ये हो जाएगा कि इसने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था। अकबर के समकालीन इनमें से कौन है ये बताना है। तो मार्तंड वर्मा, राजा सवाई जय सिंह, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई। अकबर के समकालीन इनमें से कौन थे, तो ये बताना है। तो अकबर के समकालीन इनमें से रानी दुर्गावती थी। अकबर के समकालीन कौन थी, रानी दुर्गावती। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो, तो इस प्रकार के बाग बगीचे के निर्माण की परंपरा किसने शुरुआत की थी। शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने, शेर शाह ने। किसने शुरुआत की थी, तो ये शुरुआत की थी बाबर ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की।
शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की किस युद्ध को जीतने के बाद? कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इनमें से कौन है जो कि एक आत्मकथा है? तो ये पदशाहनामा, तुजुक बाबरी, बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, इनमें से कौन है जो कि आत्मकथा है? आत्मकथा का मतलब हुआ कि यानी कि अपनी कथा खुद से लिखी गई हो, तो ये आत्मकथा इनमें से कौन सा है? तो तुजुक बाबरी, बाबरनामा जो है ये बाबर के द्वारा ही लिखा गया है तुर्की भाषा में। तो तुजुक बाबरी, बाबरनामा जो है ये एक आत्मकथा है। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ये अकबर था, जहांगीर था, बाबर था या फिर हुमायूं था? तो ये कौन था? तो ये था बाबर। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इसमें कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो तुजुक जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा, शाहजहांनामा, मोहम्मद साहिल, हुमायूंनामा, हुमायूं, तुजुक बाबरी, बाबर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तुजुक जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई है, शाहजहांनामा मोहम्मद साहिल के द्वारा लिखी गई है, तुजुक बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई है बल्कि ये गुलबदन बेग के द्वारा लिखी गई है। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? वो कौन सा मुगल शासक था? तो अकबर था, शाहजहां था, बाबर था या फिर हुमायूं था? कौन था ये? तो ये कौन था? तो ये था बाबर। कौन था? बाबर था। बाबर जो था इसे उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि थी और इस कारण इसे उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बनमाली दास को, राजा टोडरमल को, महेश दास को या फिर राजा भगवान दास को? किसे राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेश दास। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। और अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि राजा बीरबल या फिर बीरबल का जो वास्तविक नाम था ये क्या था, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? महेश दास। क्या हो जाएगा इसका वास्तविक नाम? महेश दास दुबे इसका वास्तविक नाम था। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो किसने करवाया? शाहजहां ने, दारा शिकोह ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने? किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। क्योंकि जहांगीर का जन्म जो हुआ था ये यही शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, जिस कारण से इनका बचपन का नाम सलीम रखा गया था। तो इसी कारण से इन्होंने इनके मकबरे को संगमरमर से करवाया था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक? तो ये शाहजहां था, औरंगजेब था, अकबर था या फिर जहांगीर था? कौन सा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो ये था कौन? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। जैसे कि आगरा पर कब्जा करने के बाद से आनन फानन में 1658 में आलमगीर की उपाधि के साथ में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, लेकिन उसके बाद देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद
उनसठ में 1659 में इसने दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाया और ये पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है, बीजापुर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है या फिर सिकरी में स्थित है। तो भारत में बीबी का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जो है ये जोड़ती है कहाँ से कहाँ को? तो कोलकाता व अमृतसर को, लुधियाना व तिरुपति को, कोलकाता व मुंबई को, दिल्ली व चेन्नई को। ग्रैंड ट्रंक जो सड़क है ये जोड़ती है, तो ये किसे जोड़ती है? तो ये कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? कोलकाता व अमृतसर, यानी कि कोलकाता से अमृतसर को ये जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक रोड। अगर हम लोग अविभाजित भारत की बात करें तो यही ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये कोलकाता से पेशावर तक जाया करती थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? वो कौन सा मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया? तो बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। कौन सा मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया? तो ये था हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। लेकिन अगर यहीं पर पूछ दे कि 2 बार राज्याभिषेक किसने करवाया तो वो क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। और 2 बार शासन किसने किया? तो ये हुमायूं हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुगल काल से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखा, यहाँ पर कवर किया। तो इसी तरह से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।